औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। डियर एस्पायरेंट्स, आज हम CRPC का नेक्स्ट लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस लेक्चर का मकसद है कि आपको CRPC में यूज़ होने वाली जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में बताना कि आपको हाउ नो हो कि क्या टर्मिनोलॉजीज़ CRPC में यूज़ हुई हैं, उस टर्मिनोलॉजी का क्या क्या मीनिंग्स हैं। ये सेक्शन 4 है CRPC डेफिनेशंस का। तो आज हम डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी को किस किस तरह से डिफ़ाइन किया गया। आज के हमारे इस लेक्चर के कंटेंट्स हैं, जो जो चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं, इन चीज़ों को ना वैसे CRPC में एक अपनी उनकी सीक्वेंस है डेफिनेशंस का, लेकिन मैंने ट्राई की है कि जो चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और एक सेट्स बनाए हैं ताकि उस हिसाब से आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ईज़िली हो सके कि इस टर्मिनोलॉजी को क्या डिफ़ाइन किया गया और इससे मिलती जुलती क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम ऑफेंस की डेफिनेशन देखेंगे, ऑफेंस क्या है, और फिर अब ऑफेंस से मिलते जुलते क्या हैं। बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये एक सेट बन गया, और इसी तरह इसके साथ साथ कॉग्निजेबल केस और नॉन कॉग्निजेबल केस, ये भी एक पूरा सेट बन गया 5-6 डेफिनेशंस का साथ का। तो ये होंगी। उसके बाद प्लेस, सब डिवीज़न, पुलिस स्टेशन। तो ये प्लेसेस हैं, इनका डेफिनेशंस हम देखेंगे कि इनको कैसे डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, मैजिस्ट्रेट। तो ये पर्सन्स हैं कि पुलिस स्टेशन का इंचार्ज जो है, क्योंकि पूरी CRPC में या तो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की बात हो रही है या मजिस्ट्रेट की, तो इन दोनों का एक सेट बनाया, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद कंप्लेंट, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशल प्रोसीडिंग्स, ये जो हैं ये सारी एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं, इन सब का एक सेट बनाया, इनकी हम डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद और चार्ज भी इन्हीं का हिस्सा है। उसके बाद प्लीडर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट जनरल, ये सारी एक दूसरे से मिलते जुलते लोग हैं, तो इनका एक सेट बनाया है। और फिर हाई कोर्ट। तो ये सेट्स बनाए हैं डेफिनेशंस के, ताकि ना अंडरस्टैंडिंग हो सके कि यार किस चीज़ को क्या डिफ़ाइन किया गया और उससे मिलती जुलती क्या चीज़ है। उसके बाद कुछ ये वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स हैं कि दूसरे एक्ट्स में जो वर्ड्स यूज़ होंगे CRPC में वो डिफ़ाइन नहीं हुए, लेकिन दूसरे एक्ट्स में डिफ़ाइन है, लाइक PPC में, तो वो उनके मीनिंग्स लिए जाएंगे। जो वहाँ डेफिनेशन होगी वो CRPC में भी है। वर्ड्स टू हैव सेम मीनिंग इन PPC। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड। तो PPC के जितने ऑफेंसेस हैं उनके ट्रायल का प्रोसीजर CRPC में बयान किया जाएगा। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज, तो अदर लॉज में अगर तो स्पेशल प्रोविजंस हैं तो फिर उनके मुताबिक ट्रायल होगा, अदरवाइज सारा प्रोसीजर CRPC वाला ही अडॉप्ट किया जाएगा। जी, अब हम पहली डेफिनेशन देखते हैं, ऑफेंस। ऑफेंस सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 की क्लास में जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। तो ऑफेंस क्या है, क्लास O में है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लास O। ऑफेंस की डेफिनेशन भी हम रीड करते हैं और उसके बाद हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। Offense means any act or omission made punishable by any law for the time being in force. It also includes any act in respect of which a complaint may be made under Section 20 of the Cattle Trespass Act 1871. अब इसकी बेयर रीडिंग से हमें ये पता चला कि ऑफेंस मीन्स कि ऑफेंस का मतलब है कि एनी एक्ट, कोई भी एक्ट, और ओमिशन या कोई ओमिशन, यानी कि कोई एक्ट करना या कोई ऐसा काम जो जानबूझ के ना करना, हालांकि वो पाबंदी थी कि वो किया जाता, एंड पनिशेबल बाय एनी लॉ,
और उस ऑफेंस को, उस एक्ट को, उस ओमिशन को किसी भी लॉ ने पनिशेबल किया जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स है। और इसमें क्या क्या शामिल है? कंप्लेंट अंडर सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट 1870 भी इसमें शामिल है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं कि एनी एक्ट और ओमिशन which is made punishable by any law for the time being in force is an offence. It also includes complaint under section 20 cattle trespass act 1870. अब ऑफेंस जहाँ है तो फिर हम अगर देखें तो साथ हमें पता चलेगा कि ऑफेंस की दो काइंड्स हैं, एक बेलेबल ऑफेंस है और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 की क्लास बी में। अब यहाँ हम देखते हैं कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस दोनों को डिफाइन किया गया। बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन द सेकंड शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड नॉन बेलेबल एनी अदर ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस से मुराद है वो ऑफेंस है जिसको सेकंड शेड्यूल में बेलेबल बनाया गया है या किसी भी लॉ में उसको बेलेबल बनाया गया। और नॉन बेलेबल ऑफेंस से मुराद कोई भी दूसरा ऑफेंस है। तो ऐसा ऑफेंस जिसको शेड्यूल में लिख दिया गया बेलेबल, ये किसी लॉ ने लिख दिया कि ये ऑफेंस तो है लेकिन ये बेलेबल होगा तो वो बेलेबल है, अदरवाइज तमाम ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन बेलेबल होंगे। इसी तरह कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 की क्लास एफ में डिफाइन किया गया कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस को। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर एंड कॉग्निजेबल केस मींस अ केस इन विच a police officer may in accordance with the second schedule or under any law for the time being in force arrest without warrant. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड शेड्यूल और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। कि एक ऐसा केस जिसमें कोई पुलिस अफसर है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। शेड्यूल में लिख दिया गया है कि ये कॉग्निजेबल केस होगा, इसमें विदाउट वारंट पुलिस अफसर को इख्तियार दे दिया, वो अरेस्ट करेगा। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होगा? जिसमें वो अरेस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह कॉग्निजेबल केस, कॉग्निजेबल केस क्या होगा? वो भी इसी तरह है, एक ऐसा केस जिसमें पुलिस अफसर अक्यूज्ड को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लेगा और नॉन कॉग्निजेबल केस में जिसमें गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब केस और ऑफेंस में फ़र्क क्या होगा? ऑफेंस ये है कि जी एक बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है, अभी कोई जुर्म किया है, अभी उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं आई, कोई FIR नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने ऑफेंस किया है तो पुलिस को इख्तियार है कि उसको अरेस्ट कर ले। और कॉग्निजेबल केस क्या होगा कि एक पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट आई या FIR हुई और वो केस रेडी हो गया और केस में वो उस बंदे को गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद डेफिनेशन हमने की है जी प्लेस। प्लेस क्या है? सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 की क्लास क्यू में डिफाइन की गई है। प्लेस इंक्लूड्स आल्सो ए हाउस, बिल्डिंग, टेंट एंड वेसल। तो अब जहाँ भी पूरी CRPC में प्लेस का वर्ड यूज़ होगा तो उससे ये मुराद होगा कि एक तो कोई भी जगह, खुले आसमान के नीचे कोई जगह है उसको प्लेस कहेंगे। और उसमें क्या इंक्लूड होगा? ए हाउस, कोई घर है तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे लिखा जाएगा कि घर, वो प्लेस का वर्ड होगा तो उससे यही मुराद समझा जाएगा घर है। बिल्डिंग, कोई भी किसी फ्लैट है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो वो भी उसमें शामिल होगी। इसी तरह टेंट और वेसल, तो ये चीज़ें प्लेस में शामिल हैं। सब डिवीज़न सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लास यू में सब डिवीज़न को डिफाइन किया गया। सब डिवीज़न मींस ए सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो सब डिवीज़न होता है, जो तहसील होती है, उसको सब डिवीज़न कहा जाएगा। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन को सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लास एस में डिफाइन किया गया है। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू बी ए पुलिस स्टेशन and includes any local area specified by the provincial government in this behalf। तो पुलिस स्टेशन से क्या मुराद होगा? कोई भी पोस्ट या कोई भी प्लेस या कोई भी लोकल एरिया जिसको
स्पेसिफाई कर दिया गया है पुलिस स्टेशन के लिए, और जनरल या स्पेशल ऑर्डर के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो जगह है या ये जो पोस्ट है या ये जो प्लेस है ये पुलिस स्टेशन कहलाएगी। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लास पी में डिफाइन किया गया है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस or unable from illness or other cause to perform his duties. The police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the provincial government so directs, any other police officer so present. ऑफिसर इंचार्ज से मुराद एक तो वो खुद है जिसको ऑफिसर इंचार्ज लगाया गया है, उसके अलावा जब वो किसी वजह से एब्सेंट है थाने से या बीमारी की वजह से या किसी और वजह से अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे पा रहा, तो फिर ऐसा पुलिस अफसर जो उससे अगले रैंक में होगा यानी उससे कम रैंक का जो भी मौजूद होगा वहाँ पे, तो वो थाने में जो मौजूद होगा तो वो SHO कहलाएगा, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन। ऑटोमेटिकली उसी को कहा जाएगा, और वो कांस्टेबल के रैंक से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कांस्टेबल को हम ऑफिसर इंचार्ज नहीं कहेंगे, उससे ऊपर वाला हेड कांस्टेबल एंड ऑनवर्ड उनको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहेंगे। और जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट हिदायत जारी करे स्पेशल, तो कोई भी पुलिस अफसर जो वहाँ मौजूद होगा जिसके बारे में हिदायत होंगी तो उसको ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन कहा जाएगा। यानी इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो ऑफिसर इंचार्ज खुद, उसकी एब्सेंस में जो भी नेक्स्ट इन रैंक पुलिस अफसर होगा जो प्रेजेंट होगा वो, और कांस्टेबल के रैंक से अबव होना चाहिए, या कोई अदर पुलिस अफसर जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट हिदायत दे के SHO की गैर मौजूदगी में ये SHO होगा तो वो फिर SHO गिना जाएगा, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन, जिसको नॉर्मली हम SHO भी कहते हैं। उसके बाद डेफिनेशन है मजिस्ट्रेट की, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लास M में मजिस्ट्रेट को डिफाइन किया गया है। मजिस्ट्रेट मीन्स अ जुडिशल मजिस्ट्रेट एंड इंक्लूड्स अ स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 12 एंड 14। तो मजिस्ट्रेट से क्या मुराद है कि इससे मुराद होगा कि एक जुडिशल मजिस्ट्रेट या कोई स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 12 CRPC और सेक्शन 14 CRPC के तहत तैनात किए जाएंगे तो उनको मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। उसके बाद है इंक्वायरी। इंक्वायरी सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 की क्लास K में डिफाइन की गई है। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर दैन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो क्या है इंक्वायरी से क्या मुराद है? इंक्वायरी में एक तो इंक्वायरी शुरू हो गई, कोई भी इंक्वायरी जो हो रही है, हर इंक्वायरी, एवरी इंक्वायरी अदर दैन ए ट्रायल, ट्रायल के अलावा जो भी इंक्वायरी है उसको इंक्वायरी कहा जाएगा, और वो CRPC के तहत हो रही है और मजिस्ट्रेट साहब एक कंडक्ट कर रहे हैं। तो जो CRPC के तहत इलाका मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ट्रायल के अलावा जो इंक्वायरी करेंगे उसको इंक्वायरी कहा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 की क्लास L में डिफाइन की गई है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। तो जुडिशल प्रोसीडिंग से क्या मुराद है? इंक्वायरी से, इन्वेस्टिगेशन से क्या मुराद है कि किसी भी मुकदमा के इंदराज के बाद तमाम प्रोसीडिंग्स जो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए सर अंजाम दी जाएंगी, जो उनको एक पुलिस अफसर कंडक्ट करेगा या कोई ऐसा पर्सन कंडक्ट करेगा जिसे मजिस्ट्रेट साहब होगा कि आप इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें, और तमाम प्रोसीजर CRPC का अडॉप्ट किया जाएगा। तो इस पूरी प्रोसीडिंग्स को इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा। यानी इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट नहीं करता, पुलिस अफसर करेगा या मजिस्ट्रेट किसी को ऑथराइज करेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। उसके बाद है जुडिशल प्रोसीडिंग्स। जुडिशल प्रोसीडिंग्स को सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 की क्लास M में डिफाइन किया गया है। जुडिशल प्रोसीडिंग्स includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath।
अब जुडिशल प्रोसीडिंग क्या है? इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से अगली चीज़ है जुडिशल प्रोसीडिंग। इसमें वो प्रोसीडिंग शामिल है जिसके दौरान एविडेंस कानूनी तौर पे बरहलफ ली जाए, यानी अदालती कार्रवाई जिसमें अदालत में बरहलफ शहादत ली जाएगी, उसको जुडिशल प्रोसीडिंग कहा जाएगा। एनी प्रोसीडिंग एविडेंस इज और मे बी टेकन ऑन ओथ, यानी ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें शहादत ऑन ओथ ली जाए। उसके बाद है जी चार्ज। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लास सी। सेक्शन 4 की सब सेक्शन 1 की क्लास सी में चार्ज डिफाइन किया गया। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज मोर हेड्स देन 1। तो चार्ज से क्या मुराद है कि चार्ज जो फ्रेम करेगी अदालत किसी पे भी, तो उसको चार्ज कहा जाएगा। या ज़्यादा चार्जेस हैं तो उनमें से कोई भी एक हेड ऑफ चार्ज को चार्ज कहेंगे। जब एक से ज़्यादा हेड्स होंगे तो फिर उनमें से किसी भी एक को चार्ज कहा जाएगा। उसके बाद है प्लीडर। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लास आर। क्लास आर में प्लीडर को डिफाइन किया गया है। प्लीडर मीन्स प्लीडर यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट means a pleader or a mukhtar authorized under any law for the time being in force to practice in and includes an advocate, a vakil and an attorney of a high court so authorized and any other person appointed with the permission of the court to act in such proceedings। जी, तो प्लीडर से क्या मुराद है कि जो किसी अदालत के अंदर कार्रवाई चल रही है और उसमें उसको किसी कानून के तहत अथराइज किया गया है कि वो उस कानून के तहत वो प्रैक्टिस करे और पर्सन की बिहाफ पे एज ए मुख्तार वहाँ पेश हो या एज एन एडवोकेट या एज ए वकील वो वहाँ पे अदालत में पेश हो, तो उसको प्लीडर कहा जाएगा। जैसे ये एडवोकेट्स हैं हम सब लोग, तो हम सब प्लीडर्स होते हैं CRPC के मुताबिक। पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 की क्लास टी में डिफाइन किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 492 and includes any person acting under the directions of a public prosecutor and any person conducting a prosecution on behalf of the state in any high court in the exercise of its original criminal jurisdiction। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से क्या मुराद होगा? एक ऐसा शख्स जिसको 492 CRPC के तहत अपॉइंट किया गया है और बाकी वो तमाम लोग जो उसकी डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाएंगे। और ऐसा शख्स जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे हुकूमत का वकील होगा, हुकूमत हाई कोर्ट में ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में जब हाई कोर्ट कोई ट्रायल कर रही होगी तो वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर रहा होगा उसको भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे। जी, ये यहाँ तक हमारी जो है ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर तक डेफिनेशंस जो है ना ये कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच।